अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री और इसका जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है यानी फ़र्स्ट चैप्टर तो इस बुक का है। लेकिन आप लोगों के साथ हुआ क्या, मतलब ये कि फ़र्स्ट ईयर का जो चैप्टर है वो 12 फर्स्ट ईयर की जो बुक है ना उसमें 12 चैप्टर थे और यहाँ पर 13 से आके स्टार्ट किया गया। जैसे आपके पास फिज़िक्स का है, जैसे आपके पास बायो का है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर देखना है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। S&P ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात क्या है कि आप लोगों की बुक कौन सी होगी। सो मैं आप लोगों को आपकी बुक दिखा दूं कि आप लोगों ने किस तरह की बुक लेनी है और वो बाहर से कैसे दिखती होगी और टेबल ऑफ़ कंटेंट उसका कैसा है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 12 आपके पास कुछ ऐसी होगी बुक। ठीक है, और इसके बाद नीचे बॉटम पे हमारे पास क्या है, नेशनल बुक फाउंडेशन एज फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टूवर्ड्स टेबल ऑफ़ कंटेंट। सो दिस इज़ फर्स्ट पेज। ठीक है, और इस पर टेबल ऑफ़ कंटेंट हम लोग देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और कंटेंट्स हमारे पास क्या है, यूनिट नंबर 13 है जो कि इनऑर्गेनिक है। यूनिट नंबर 13 एंड 14 S&P ब्लॉक एलिमेंट्स है, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब इसमें आप लोगों को पंजाब बोर्ड की बुक्स में अगर आप लोग देखें तो आपके पास क्या मौजूद है कि हर पीरियड के अलग अलग चैप्टर्स, मतलब हर पीरियड के अलग अलग चैप्टर्स हैं। 7 ग्रुप यानी हेलोजेंस के अलग चैप्टर हैं। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए फेडरल बोर्ड की बुक में क्या किया गया, इसके आप लोगों के लिए आसान कर दिया गया है। और ये बहुत ही मतलब छोटे छोटे से आप लोगों ने याद करना है, मतलब ये इनऑर्गेनिक आप लोगों ने पूरा रटा लगाना है। ठीक है, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसमें आप लोगों के पास इसके सोर्सेज दिए हुए हैं और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया गया है और फंक्शनल ग्रुप क्या होती हैं ये सब कुछ आपको बताया गया है। दैन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन वाले ग्रुप्स, अल्कीन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस एंड बेंजीन पढ़ेंगे यहाँ पर। अल्काइल हैलाइड्स एंड अमीन्स में हम लोगों ने करना क्या है कि अल्काइल हैलाइड यानी CH3 के साथ जब X लगा होगा तो उसको अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। CH4 वैसे मीथेन होता है तो जो हमारे पास जो बनेगा ना, जो अगर हम लोग हेलोजन क्लोरीन लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मिथाइल क्लोराइड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। एंड नेक्स्ट इज़ अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल वाटर के डेरिवेटिव है, फिनोल भी वाटर के डेरिवेटिव है, ईथर भी वाटर के डेरिवेटिव है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिल कंटेनिंग ग्रुप, यानी इसमें ऐसे जो कंपाउंड्स है जिसमें दरमियान में हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O गिवन है। लेकिन एल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है, H होता है। कीटोन में हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O मिड में गिवन होता है किसी भी कंपाउंड के। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, देन बायोकेमिस्ट्री है और लास्ट वाले जो 4 चैप्टर हैं वो क्या है, एप्लीकेशन बेस है, मतलब इसमें सारा आप लोगों ने रटा लगाना है। और फिर उसके बाद आप लोगों का सिलेबस ख़त्म। बोलने में तो बहुत आसान है लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि आप लोगों ने फर्स्ट 2 चैप्टर्स फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं, उसकी जो ट्रेंड्स हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज़ हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, रिएक्शन विद वाटर हो गया, रिएक्शन विद क्लोरीन हो गया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया। सो ये सब कुछ आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है फिंगर टिप पे टू स्कोर बेस्ट मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, फेडरल बोर्ड की एग्ज़ाम्स में बेस्ट मार्क्स लेने के लिए आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए और आप लोगों को ये रिएक्शंस भी फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। सो जो फर्स्ट पेज के बारे में लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की जानिब, जो कि हमारे पास क्या है, यूनिट नंबर 13 S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है ये पीरियोडिक टेबल, क्या होता है केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का क्या काम है और ये किस बला का नाम है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी पीरियोडिक टेबल के बारे में। एलिमेंट्स आप लोगों की बुक में जितने चाहिए आप लोग उतना ही याद कर लें और बाकी आप लोगों को अपने एंट्री टेस्ट में याद करने पड़ेंगे, लाइक MD कैट वगैरह, E कैट वगैरह में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना पीरियोडिक टेबल से सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि मैं आप लोगों को अभी क्या बताऊंगी, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी और स्टार्ट से हम लोग थोड़ा सा लाइक वाइज के हम लोग इस लेक्चर में हम लोग करेंगे 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे। टोटल आप लोगों की बुक में क्या गिवन है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे हम लोग यहाँ पे इसका इंट्रो देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा ख़ास टेबल होता है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स को इस तरतीब से अरेंज किया गया होता है कि उनके कुछ करैक्टरिस्टिक की सिमिलरिटी की बुनियाद पर हम लोग उनको किसी ग्रुप और किसी पीरियड में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, ये मैं बना रही हूँ यहाँ से। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, देन आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं बना क्या रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इस तरह मैंने ये बना दी है
और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर दोबारा अगेन से एक बॉक्स बनेगा। अब ये बॉक्स जो मैं बोल रही हूँ ये आप लोगों को समझने में इस तरह तो समझ नहीं आएगा, बट आई विल टेल यू, ठीक है। और इस तरह हमारे पास सेकंड बॉक्स है 2, और इस तरह से हमारे पास जो होते हैं ग्रुप कितने हैं हमारे पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां में क्या कर दी, थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ, ठीक है, सही है। ये हो गया। अब हमारे पास ये क्लियर हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने 8 डब्बे बना लिए, ठीक है। और इसको डब्बे से ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी, ग्रुप बोलूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है कि अपने कैमरे को साफ़ कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये तो आप लोग पता ही होगा कि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, जो कि बहुत सिंपलेस्ट है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के बिल्कुल सीड में हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, देन लिथियम, ब्रीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, इसके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीरियड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। ग्रुप हमारे पास इस तरह होता है, लाइकवाइज के वर्टिकल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। सो हमारे पास ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है। और यहाँ पास फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये 2 एक ग्रुप के एलिमेंट है, ये किसके 3 एक ग्रुप के एलिमेंट है, और 3 को आप लोगों को रोमन में लिखना है। 4 एक ग्रुप के एलिमेंट्स है, देन 5 एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 6 एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 7 के हैं, देन लास्ट हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस 0 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 8 एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने लगे कि हमारे पास नेक्स्ट पीरियड क्या होगा, जिसको हम लोगों ने आज स्टडी करना है, यानी थर्ड पीरियड हम लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। सो इसके एलिमेंट्स आप लोगों ने कैसे याद रखा, सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आप लोगों को इजीली याद हो सकता है, हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद, ठीक है, से, फरियाद, और आखिर में बस क्या आएगा, FR आएगा, फ्रांशियम, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि SNP ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है फॉर योर सेकेंड ईयर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप के एलिमेंट आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं D ब्लॉक, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, S ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। यानी इनके जो शेल है ना वो कहाँ पे ख़त्म होते हैं, वो S पे ही ख़त्म होते हैं। तो लाइकवाइज अगर मैं फर्स्ट को देखूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या 1 है, तो मैं क्या बोलूँगी 1s1। अब ये देखें कि इसके एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो मैंने यहाँ पे 1s1 तो लिख दिया। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि S पे हमारे पास इसका जो शेल है ख़त्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखें हीलियम है, हीलियम से पहले बल्कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब अगर हीलियम का देखेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, ठीक है। उसको तो रहने दें, हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें, हम लोग हीलियम का देखेंगे। यहाँ पर हीलियम हम लोग अगर यहाँ पे लिखें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1s2। फर्स्ट पीरियड में है, सो हम लोग क्या लिखेंगे 1। अब ये जो हमारे पास पीरियड नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल बताता है। इसमें कितना शेल बनेगा, एक ही शेल बनेगा। पीरियड नंबर हमें क्या बताता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग अपने बुक पे भी नोट कर लें। पीरियड नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल बताता है, ठीक है। और ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है, ग्रुप नंबर हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है कि उस एलिमेंट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ तक ये बात कर ली जो कि बहुत ही अहम थी, और इसको आप लोग अगर आप समझ ना आए तो आप लोग दोबारा से पॉज करके दोबारा से स्टार्ट से देखें, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दी, कैमरे को पीछे कर दी ताकि आप लोगों को पूरा पेज क्लियर कट नज़र आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या बता रही थी कि ये मेरे पास क्या होता है, S ब्लॉक होता है, ये मेरे पास क्या होता है, P ब्लॉक होता है। अब अगर आप लोगों ने हीलियम का देखा है, हीलियम में हमारे पास क्या आ रहा है, 1s2 आ रहा है। ये हमारे पास S पे ख़त्म हो रहा है, P पे ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसको हम लोगों ने P ब्लॉक पे क्यों डाला, तो हम लोग ये इसको इसकी एक मतलब खामी की वजह से हम लोग इसको P ब्लॉक से हटा नहीं सकते, क्योंकि बाकी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके P ब्लॉक एलिमेंट्स के 8वें ग्रुप से ही मिलती जुलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग आगे फर्दर देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको फर्दर से एक्सटेंड करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग देखते हैं कि बेमक का सर बड़ा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ अजीब सा ही लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये ट्रिक्स हैं याद करने की, ठीक है, अगर आप लोग याद करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट देखें, कासी जी
सन, पब और आगे पता नहीं क्या है, यानी लास्ट एलिमेंट मुझे नहीं आता। लेकिन आप लोगों ने अपने एफएससी के लिए क्या करना है कि कुछ एलिमेंट्स याद कर लेने, लाइक आपके फोर्थ ग्रुप का जो एलिमेंट है वो आप लोगों ने अपने बुक में पढ़ना है, ठीक है, करना है इसको भी। और इसी तरह हमारे पास क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन, यानी 7th ग्रुप के एलिमेंट है फ्लोरीन फसल बर आई। अब ये मैंने क्या लिखा है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, मतलब इसकी जो होती है ना अरेंजमेंट वो कुछ इस तरह होती है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट ये वाले होते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग पीरियड टेबल के बिल्कुल नीचे देखें तो आपके पास नीचे भी कुछ एलिमेंट्स गिवन होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और इनको हम लोग आई थिंक सो एक्टिनाइट्स बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, लेंथेनाइट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपको बता रही थी कि जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास जो शेल होता है वो कौन सा होता है, एक ही शेल होता है। और जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास शेल कितने होते हैं, 2 शेल होते हैं। लाइक अगर हम लोग लिथियम का देखें, लिथियम के हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। अब इसमें हम लोग शेल देखना चाह रहे हैं, तो पहले हमारे पास 1s2 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्युपाई हो गए, 1 एक इधर हो गए, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई हो चुके हैं। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसके शेल कितने हैं। अब इसकी टोटल हमारे पास लास्ट अगर हम लोग देखें, आउटर मोस्ट शेल देखें, आउटर मोस्ट शेल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 2 पे ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका शेल कितना है, इसका शेल हमारे पास है 2, शेल नंबर कितने, 2 है, शेल 2 है। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, इसका 1 है, ठीक है। मतलब ये अगर ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 ही होगा। इसी तरह बेरिलियम के पास कितना होगा, 2 होगा। मैग्नीशियम के पास कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। मतलब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के पास 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट। सो ये था हमारे पास इस होल पीरियड टेबल का एक छोटा सा मैंने एक पोर्शन बता दिया आप लोगों को। और इसी तरह आप लोग अगर पीरियड नंबर लिखना चाहते हैं तो सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, 5th 6th 7th, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीरियड टेबल के होता क्या ये। अब पीरियड टेबल में अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने एक अरेंजमेंट की है एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, और वो किस चीज़ से मिल रही होंगी उस वाले ग्रुप में हम लोगों ने उन एलिमेंट्स को क्या कर दिए, डाल दिए, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। मतलब एक पीरियड एक रिदम में चल रहा है। 1 हमारे पास ये है एटॉमिक नंबर, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे ख़त्म हो गया। मतलब हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट शेल में हमारे पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई हो सकते हैं। मैं इसकी एक नई चीज़ बताने चाह रही हूँ आप लोग को। हम लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट एस शेल में कितने ऑक्युपाई हो सकते हैं, 2। हम लोग बोलते हैं 1s2 2 भी बोल सकते हैं ना, मतलब मैक्सिमम 2 ही आते हैं। सो अगर हम लोग फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स को देखें वो कितने, 2 हैं। सो इससे आपको पता चल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, 1s2, और नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, 2s2 2p6, ठीक है। यहाँ बस क्या बन गया, 1s2 2s2 2p6। अब टोटल मिला के कितने हो गए, ये 10 हो गए। तो नेक्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 होंगे। मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आके ख़त्म हो गया। इस तरह ये पीरियड पे जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एलिमेंट्स गिवन है वो मैं क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी ईजीली बताते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों को शायद समझ ना आया हो, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आपको यहाँ पे समझ ना आए तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर लें और मतलब स्किप कर लें इस पोर्शन को, ठीक है, जो मैं भी बता रही हूँ। अब इसके बाद हम लोग अपनी बुक की जाने चलते हैं ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है। और उसमें भी हम लोग करेंगे कि आप लोग थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को कैसे याद रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पेज की जानिब वापस आ गए कि हम लोगों ने आज करना क्या है, ठीक है। सो हम लोगों का आज टारगेट क्या है, ठीक है, टॉपिक नहीं टारगेट क्या है, ठीक है। हम लोग अभी इसको स्टार्ट करने लगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिख दिए हैं, मतलब उसका जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला लिख दिया है कि हम लोग इसको शो कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। सो इसको याद कैसे रखना है। अब याद रखने का तरीका ये कि आप लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं कि ना मांग अली से पेंसिल, शार्पनर, कलर, अरसलान। हम लोगों ने एक मेमोनिक से बना लिया, ठीक है। हम लोगों ने मेमोनिक से बना लिए कि हम लोगों ने इसको याद कैसे रखना है ताकि हम लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, हम लोग इस पर टाइम ना लगाएं। ना मांग अली से पेंसिल, शार्पनर, कलर, अरसलान। अली में हमारे पास क्या आ रहा है, ए एल आ रहा है, मांग में हमारे पास क्या आ रहा है, एम जी आ रहा है, और ना
और सेब पे सिलिकॉन, पेंसिल में P आ रहा है, शार्पनर में S आ रहा है, कलर में CL आ रहा है और अरसलान में AR आ रहा है। सो इस तरह हम लोगों ने इसको याद रख लिया। आप लोग भी इस तरह याद रख सकते हैं। इसको आप लोग 4 से 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। इसके हम लोगों ने एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस लेक्चर में तो नहीं कंप्लीट करेंगे, बल्कि इसको 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा है और इसमें हम लोगों ने फुल कंसेप्ट आप लोगों को डिलीवर करना है। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में आता क्या है कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। लाइकवाइज कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखने लगे इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की तरफ दोबारा लेके जाऊँ और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को। सो मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दोबारा से ओपन करती हूँ। ठीक है, जो मैंने एक गंदा सा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या था, हीलियम, नियोन, आर्गोन। और आर्गोन के नीचे कौन सा वाला, मतलब नियोन के बाद हमारे पास कौन सा पीरियड स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पीरियड स्टार्ट हो, जो कि जिसको हम लोगों ने आज स्टडी करना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, इसको हम लोगों ने आज याद करना है। मेरा मतलब है कंसेप्ट लेना है इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है, याद भी करना है। वैसे आप लोगों ने इसको, आप लोगों ने इसके रिएक्शंस आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, 10-20 दफ़ा लिखना है। तो नियोन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी नियोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, अब हम लोग अगर बुक में देख रहे हैं कि बुक में हमारे पास जो फर्स्ट पेज है, लाइक पेज नंबर है 7, पेज नंबर 7 पे आपके पास जो टॉप पे जो गिवन है एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ और उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं। और इसमें अगर आप लोग देख लें कि सोडियम का इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल किए वो कैसे किए हुए हैं, नियोन लिखा हुआ है, NE लिखा हुआ है। NE का मतलब क्या, नियोन लिखा हुआ है। नियोन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। और कौन सी ग्रुप का है, 8 ग्रुप का है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हम लोगों ने नियोन को क्यों लिखा है। ठीक है, अब हम लोग ये देखना चाहते हैं, इसका जवाब हम लोग मैं आपको दूंगी। ठीक है, और अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में नियोन को क्यों रेफरेंस के तौर पे लिया है। ठीक है, अगर आप लोग, मैंने आपको भी बताया कि नियोन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है नियोन। और थर्ड पीरियड में हम लोगों ने आज स्टडी करना है जो कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड अप टू सोन है। ठीक है, और अगर आप नियोन देखें, नियोन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो क्या 10 है, सोडियम का क्या 11 है। हम लोगों ने नियोन को इसलिए रेफरेंस के तौर पे लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखने का एक ऐसा तरीका भी होता है कि हम लोग पिछले एलिमेंट को रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, पिछले पीरियड के एलिमेंट को, लास्ट वाले एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस के तौर पर लेते हैं और फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ईजिली लिख पाते हैं। और अगर हम लोग इस तरह ना करें तो हमें बार बार रिपीटिशन का सामना करना पड़ता है। लाइकवाइज की अगर मैं यहाँ पर करूँ कि 1s2, 2s2, 2p6, मैं बार बार ये लिखती जाऊँगी, मेरे टाइम का वेस्टेज होगा। ठीक है, और इस तरह हमारे पास क्या होगा कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा है कि सोडियम हमारे पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और नियोन हमारे पास क्या हेलोजन की फैमिली का, हेलोजन कह रही हूँ, इनर्ट गैसेस का है, यानी जीरो ग्रुप के एलिमेंट का है। इसलिए हम लोगों ने उसको रेफरेंस के तौर पे लिए ताकि हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हमारे पास इसके यानी इस तरह के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि हम लोग पिछले पीरियड के लास्ट एलिमेंट को एज ए रेफरेंस के तौर पर लें और उसके बाद हम लोग आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सोडियम है, सोडियम को बताया 11 होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं नियोन। नियोन हमारे पास क्या होता है, नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 आते हैं ना, 10। तो नियोन हमारे पास कौन से ग्रुप का पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का है। तो थर्ड पीरियड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, थर्ड पीरियड के लिए 3 लिखेंगे। और एस क्या आएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, इसी तरह हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास ये 3s में कितना आएगा, 10 यहाँ पे ऑक्युपाई हो गए तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। सोडियम के बाद क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारे पास क्या 12 और ये नियोन लिख देंगे। और फर्दर हमारे पास क्या आएगा 3s, क्योंकि ये भी सोडियम मैग्नीशियम भी किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का ही है, तो हम लोग 3 लिख रहे हैं। और फिर s का मतलब क्या है कि ये s ब्लॉक का है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, 3s2 लिख दूँगी, मतलब इसमें 12 है तो 11 है, 11 के लिए हम लोगों ने 3s1 लिखा है, तो s पे टोटल मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे 2 बना दिया है और 1 यहाँ पे दोबारा से ऐड कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ना मांग अली, अली के लिए हम लोगों ने AL लिख दिया। ठीक है, और 13 है। अब ये क्या है, मैं लिखूँगी नियोन, तो मैं लिखूँगी नियोन में 10 आ जाएगा और S पे कितना आ जाएगा। अब ये भी मेरे पास क्या थर्ड पीरियड का ही एलिमेंट है, सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया है। और 3s तो लिखना पड़ेगा, ये 3s का बेशक ना हो। 3s मैंने आपको बताया कि P ब्लॉक एलिमेंट से क्या मुराद है कि उसके आखिरी जो शेल होगा वो कौन सा होगा, P होगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे 3s क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने 2 इसमें ऑक्युपाई करना है, इस पर करे बगैर हम लोग आगे नहीं जा सकते। ठीक है,
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया 3s2 लिख दिया, और ये हमारे पास 10 हो गया, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 और इस तरह 3s के बाद क्या आएगा 3p आएगा। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम और इसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, ये सब हमारे पास क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट है, बताया था ना। तो इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों ने क्या करेंगे थर्ड पीरियड के तो 3p लिख देंगे, और इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 अप टू सो ऑन 6 तक फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी तरह आप लोगों ने सारों को भी ऐसे ही लिखना है, सारे आप लोग ऐसे ही लिखेंगे और बुक में इजीली लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को कभी मतलब समझ नहीं आएगी, फर्स्ट टाइम आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो इसीलिए। और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, नियॉन का 10 है, 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 3s क्या लिख दूँगी 3s2 लिख दूँगी, और 3p ये थर्ड पीरियड का ही है। अब ये 3p कितना आएगा, यहाँ बस 13 में हम लोगों ने 3p1 लिखा है, तो 14 में क्या कर देंगे 2 लिख देंगे, इसी तरह करते जाएंगे और आखिरी में क्या आ जाएगा 3p6 आ जाएगा। और ये 6 किसके लिए आएगा, ये 6 आएगा आर्गोन के लिए, ठीक है। अब अगर आप लोग अपनी बुक में देखें तो आप लोगों के पास गिवन है 3p के सब शेल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और उस चक्कर में अगर आप लोग पढ़ेंगे, और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसका कंप्लीट कंसेप्ट लेके आए हुए हैं, ठीक है। कि आप लोग देखते हैं कि पी सब शेल को हम लोग तीन उसमें पी के हम लोग 3 सब शेल्स बना सकते हैं। एक हमारे पास होता है px, py एंड pz। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में शेल फिल करते हैं, एक हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 यानी अपोजिट स्पिन के साथ हम लोग उसको फिल करते हैं। सो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत ही बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस है, ठीक है, और रेडियस का जो प्लूरल है हमारे पास क्या रेडियाई है, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस, यहाँ पास क्या होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एक ऐसा रेडियस होता है जो कि डिस्टेंस होता है बिटवीन आउटर मोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक न्यूक्लियस दिखा दूँ लाइक हाइड्रोजन, और इसका ये शेल हमारे पास क्या है फर्स्ट शेल है, जिसमें बस एक इलेक्ट्रॉन है, इसके मिड से लेकर तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं बात करूँ आयनिक रेडियस की, तो हमारे पास क्या होता है, ये द डिस्टेंस बिटवीन अ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन। आयन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें लाइक Cl माइनस आयन, ठीक है, Cl माइनस आयन, उसमें बस क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ Cl ने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, और Cl का हमारे पास 17 से क्या बन गया, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर एटॉमिक नंबर 18 बन गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। अब हम गिनेंगे यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो इसके ऑलरेडी अपने ही थे। अब ये 18वां क्या है, इसने किसी से ले लिया, ठीक है, ले लिया, और ये इसका डिस्टेंस, इसके मिड तक का डिस्टेंस यानी आउटर मोस्ट शेल का इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, न्यूक्लियस के मिड तक का ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है आयनिक रेडिया है। तो क्योंकि हम आयन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ये आयनिक रेडियस होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ट्रेंड्स होता है। ट्रेंड्स हमारे पास क्या होता है कि उसमें अगर हम पीरियड वाइज चलेंगे तो क्या होगा, और अगर ग्रुप वाइज चलेंगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट यानी पीरियड के साथ साथ चलते हैं, मतलब पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास तो शेल नंबर तो सेम रहता है। मतलब शेल नंबर का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि अगर पीरियड में देखें सोडियम और मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है, लाइक थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। शेल नंबर तो हमारे पास सेम है, बट फिर भी हमारे पास आयनिक और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है। क्यों करता है, अब ये हमें बात ये देखनी है। अब हम लोग कह रहे हैं कि शेल नंबर सेम रहता है, शेल नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, और शेल नंबर सेम रहता है। रीज़न हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, रीज़न हम लोग क्या दे रहे हैं कि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक पेज निकालती हूँ, ठीक है, और अगर आप लोग वैसे भी देखें पीरियड टेबल में हमारे पास क्या हो रहा है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं
तो हमारे पास क्या कर रहा है, एटॉमिक जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करें, बढ़ रहे हैं। लाइक अगर सोडियम का देखेंगे 11 है, मैग्नीशियम का क्या है 12 है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब टोटल हमारे पास कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। देन इसी तरह हम लोग आगे मूव करते जाएंगे तो Cl के पास जाएंगे तो 17 आ गया, ठीक है, मतलब 5 का अब डिफरेंस आया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह के हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आखिर में क्या हमारे पास 11। अब इसका ये इस आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। कम होने का क्या मतलब है कि इसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा नहीं लग रही, इसीलिए ये क्या होगा, ये हमारे पास रेडियस इसको यानी इसका शेप जो होगा ना, इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, लाइक डैट ऑफ सोडियम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें कि हमारे पास यहाँ पर एक ये बढ़ गया और एक ये फालतू वाला बढ़ गया। अब इसके बढ़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के आखिरी शेल में फिल होने के चांसेस मौजूद हैं, तो इसीलिए इसकी निस्बत इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर ये क्या होगा, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज़ करने लग जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इसीलिए फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी और वो न्यूक्लियस की तरफ पुल होने की कोशिश करेगा, यानी न्यूक्लियस उसको खींचता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इसी तरह क्लोरीन के पास हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरीन यहाँ पास क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10 हो गए। और 10 के बाद हम लोगों ने क्या करना है, 17 बनाने हैं, 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 हो गए। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो रही है, बढ़ रही है। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के जो ऊपर जो फोर्सेस होंगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब ये कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ज़्यादा फोर्स लगनी चाहिए और ज़्यादा फोर्स लगाई भी जाती है, जिसकी वजह से इसका साइज़ क्या होता है, इसका रेडियस। हम लोग यहाँ पे क्या बात करें कि हमारे पास जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज़ क्यों करता है कि रेडियस हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। रेडियस के डिक्रीज़ होने से क्या मुराद है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। रेडियस कम होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर खिंचाव जब ज़्यादा लगेगा, लाइक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर खिंचाव ज़्यादा लगेगी तो ये हमारे पास क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, ये एटम हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। सो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, रेडियस कम होता जाएगा लेफ़्ट टू राइट। और इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम होने के चांसेस भी लेफ़्ट टू राइट क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं। सो इसीलिए हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज़ करता जाता है लेफ़्ट टू राइट। अब इसी तरह हम लोग डाउन द ग्रुप देखेंगे। डाउन द ग्रुप हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि शेल नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, पीरियड नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसीलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब शेल नंबर इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये कौन सा शेल है, ये हमारे पास है सोडियम कह रही हूँ, हाँ सोडियम, और सोडियम का हमारे पास ये शेल है। देन हम लोग क्या कह रहे हैं, पोटेशियम का हमारे पास ये शेल आ गया। फिर हमारे पास क्या है, रुबीडियम का हमारे पास क्या आ गया, इससे बड़ा आ गया। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो इसीलिए हमारे पास क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लेफ़्ट टू राइट बढ़ना, जिसकी वजह से उसके साइज़ क्या होते जाते हैं, डिक्रीज़ होते जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है फोर्स ज़्यादा मैक्सिमम शो हो रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के चांसेस भी लेफ़्ट टू राइट क्या होते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगी और फोर्स ऑन आउटर मोस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते थे, अट्रैक्टिव फोर्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होती जाएगी, मैक्सिमम होती जाएगी लेफ़्ट टू राइट। सो इसीलिए साइज़ डिक्रीज़ करता है। लेकिन अगर आप लोग देखें ग्रुप 0 के एलिमेंट को, लाइक आर्गोन को, उसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है उसके लिहाज से उसका साइज़ क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। अब ये मैक्सिमम क्यों है,
अगर हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस, एंड ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, हमारे पास जो कि आपके पास पेपर में आ सकता है। हम लोग बात करें कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग आर्गोन को देखते हैं तो हमारे पास ये क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा है कि हम लोग अगर देखते हैं कि हमारे पास जब ऑक्टेट रूल जब फॉलो कर लेते हैं कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जब हमारे पास ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेते हैं कोई भी एलिमेंट, तो हमारे पास क्या होता है कि अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ बल्कि। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आर्गोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 है, सॉरी। यहाँ बस क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ आगे 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद 12, 14, 16, 18। मतलब ये कि हमारे पास इसके जो ऑक्टेट रूल है फॉलो हो गया। ये कैसे हुए फॉलो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम लोगों ने इस तरह इसके जो है आर्गोन का हम लोगों ने बताना है कि ये हमारे पास साइज़ में ज़्यादा क्यों है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन्स अब सब शेल में मैक्सिमम है, तमाम शेल में हमारे पास क्या है, ऑल शेल्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के आपस में इलेक्ट्रॉन्स हैव इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन फोर्स, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन फोर्स बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और ये आपस में एक दूसरे को धकेलना शुरू कर देंगे, मतलब एक दूसरे को निकालने और किक आउट करने का फ़ैसला करने लग जाएंगे, ठीक है। और एक दूसरे को निकल जाओगे कर मतलब ये कि एटम से निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और इस तरह इसका साइज़ क्या करता जाता है, इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। इसी तरह इसका साइज़ क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट आर्गोन, ठीक है। और इसके एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बता दी जो कि आर्गोन खुद ही है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में इंटर इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि टॉप टू बॉटम क्या होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है वाई ड्यू टू इंक्रीज़ इन शेल नंबर, ड्यू टू इंक्रीज़ इन पीरियड नंबर, ड्यू टू इंक्रीज़ इन इसी तरह आप लोग बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज़ इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, या फिर एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद हमारे पास क्या आयनाइजेशन एनर्जी है, और आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। हमारे पास नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। अब इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो कि हमें चाहिए होती है टू मेक आयंस, ठीक है, टू मेक आयंस। अब ये आयंस क्या होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे Cl लिख रही हूँ, उसके ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज लगा रही हूँ। Cl हमेशा क्या कौन सा चार्ज लेता है, माइनस चार्ज लेता है, ठीक है। सो दिस इज एन आयन, मतलब ये एक आयन है, ठीक है। एन आयन मतलब कोई और कंसेप्ट होता है। सो हम लोग अभी यहाँ पे बात करें कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, कि ऐसी एनर्जी जो कि हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं अपने ईजी वर्ड से बोलूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी, इज़ द मिनिमम एनर्जी यानी वो कम से कम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन या फिर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अब ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेना होता है, मतलब ऐसे किसी एटम से लेना होता है, फ्रॉम वन मोल ऑफ मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ऐसे हम लोगों ने एटम से लेना होता है फ्रॉम आइसोलेटेड, मतलब जो ऐसा एटम है जो कि आइसोलेट था, मतलब अकेला था, ठीक है। अब वो बिल्कुल स्टेबल में था। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पर आते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम। अब ये सोडियम क्या बिल्कुल सेट होकर बैठा हुआ, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें से हम लोग को आयनाइजेशन एनर्जी देंगे इसको, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज़ कर लेगा जो कि इसके पास बिल्कुल लूजली हेल्ड है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज ही हेल्ड होता है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में से है। सो देन ये क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद प्लस चार्ज बना लेगा। सो फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम में से हम लोग निकालते हैं, और इससे हम लोग क्या बनाते हैं कि फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम टू फॉर्म वन मोल ऑफ, आप यहाँ पे स्टार्ट में लिख सकते हैं फ्रॉम रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम टू फॉर्म वन मोल ऑफ यूनी पॉजिटिव गैशियस
अब ये एटम नहीं होगा, क्या बन जाएगा, ये आयन बन जाएगा। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जो किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम में से 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम में से हम लोगों ने किसी भी लूजली हेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। अब इसके बाद हम लोग उसकी ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, इसका भी कोई खास ट्रेंड होगा, लाइक एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की तरह इसका भी कोई ना कोई ख़ास ट्रेंड मौजूद होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके ट्रेंड की बात करते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा होगा। सो नाउ ट्रेंड्स में आपको बता दूं कि लेफ़्ट टू राइट क्या होती है। लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। ठीक है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। अब लेफ़्ट टू राइट से मुराद मेरी यही है अलॉन्ग द पीरियड। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस कि याद रखना है कि लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट में इस तरह का एरो बना रही है जो किसको शो कर रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। सो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि क्यों इंक्रीज़ हो रही है, इसके रीज़न्स क्या हैं। ठीक है, रीज़न्स हम लोग बात करेंगे, रीज़न क्या होती है इसकी। आप अगर देख रहे हो कि लेफ़्ट टू राइट हम लोग क्या देख रहे थे कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करता जा रहा है, करता जा रहा है, इस तरह बिल्कुल छोटा होता जा रहा है साइज़। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, मतलब ये हो रहा है तो हमारे पास शेल्स इंक्रीज़ तो नहीं हो रहे ना, मतलब सक्सेसिव जो हमारे पास होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसीलिए हमारे पास जो साइज़ छोटा होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो इसका इससे क्या ताल्लुक है। तो जब हम लोग बात करें आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़रूरत होती है। तो हम लोग यहाँ पे जो बात करें कि क्योंकि साइज़ छोटा होता जा रहा है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास सबसे लास्ट में क्या होगा, लाइक मैं अगर ले रही हूँ हीलियम से नीचे क्या है, हीलियम नियॉन है। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 7 8 9 10, मतलब ये इसी का एक शेल में आता है। सॉरी, यहाँ पर क्या आता है, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेक्स्ट शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट ये जो मैंने आउटर मोस्ट शेल बनाया ये मैंने वैसे ही बना दी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है ना, कि मतलब ऑक्टेट क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स में फिल हो। मतलब ये नेक्स्ट शेल देखेंगे के बाद एल शेल होता है, एल शेल में अगर देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। ठीक है, ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। ऑक्टेट का मतलब 8 होता है। ठीक है, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, रिमूव करने हैं, अभी इसके पास कोई लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब ये कि इसके पास जो अगर लेट्स सपोज हमारे पास इस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता तो हम इसको ईजिली निकाल सकते थे और आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम देनी पड़ती। लेकिन अब यहाँ पे बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फील्ड हैं और ये जो न्यूक्लियस है ना वो इस पर ऑलरेडी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको खींच रहा है। ठीक है, खींच रहा है, तो हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी देनी होगी ताकि वो जो उस एक इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब जो मुझे ये इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। उसको हम लोग थोड़ी सी मुँह बंद करने के लिए पैसे दे देंगे। लाइक पैसे इसमें क्या होगा, ये इसमें एनर्जी होगी। ठीक है, एनर्जी देंगे ताकि वो आराम से बैठा रहे। ठीक है, और इसमें जितना हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। सो इसीलिए हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ती है, मैक्सिमम देनी पड़ती है। क्योंकि हम लोग बात करें इसके बाद हमारे पास क्या होती है, मतलब हम लोग सेकेंड पीरियड की बात करें, हाइड्रोजन होता है, देन हीलियम होता है, देन लिथियम, ब्रीलियम। अब ब्रीलियम की बात करूँ मैं, ब्रीलियम में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है। फर्स्ट शेल में कितने, 2 है। नेक्स्ट शेल में कितना है, 2 है। इसी तरह मैं लिथियम में बात करूँ, लिथियम में मेरे पास कितने हैं, लिथियम में हमारे पास 3 जो एटॉमिक नंबर है तो फर्स्ट शेल में 2 ही होते हैं मैक्सिमम और नेक्स्ट शेल में 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये मेरे पास इसका लूजली हेड इलेक्ट्रॉन है। बेशक इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी निस्बत इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि जो लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये एटम कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी एनर्जी दो तो मैं इसको छोड़ दूँगा। अब इस तरह हम लोग इसकी बात करें तो इसकी निस्बत इसको ज़्यादा थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें तो मेरे पास यहाँ क्या है कि लेफ्ट टू राइट हम लोग देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। लिथियम का अगर इतना साइज है तो ब्रीलियम का क्या होगा, थोड़ा सा कम हो गया। मतलब ये कि अभी इसमें न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, किसी हद तक लगा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको भी क्या होगी, एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे लिथियम की निस्बत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसी तरह हम इस पीरियड के बिल्कुल लास्ट में जाए तो हमें क्या मिलते हैं, नियॉन मिलते हैं। और नियॉन के जो ऑक्टेट रूल है ना, लास्ट वाला जो शेल है, मतलब के बाद एल शेल है, उसमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। और वो कह रहे हैं कि ना मुझे एक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है इस शेल में से तो मुझे मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इतनी
टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट देखें तो मैं दोबारा अगेन बोल रही हूँ कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। एटॉमिक साइज़ क्या करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। मैं इस तरह एरो जो बना रही हूँ इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ब्रॉड है, देन आखिर में जाके क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो ये बात है कि रीज़न हमारे पास क्या है कि रीज़न हम लोग देखें ड्यू टू लार्ज एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग अगर नेक्स्ट रीज़न देखें कि सक्सेसिव इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज इसी तरह इंक्रीज़ हो। जब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ हो गई। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो उसी एक सेम शेल में ना इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। सो दीज आर द रीज़न अबाउट लेफ्ट टू राइट, वाई लेफ्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि टॉप टू बॉटम है, ठीक है। अब इसमें एनॉमलस, अब ये बात याद रखनी कि केमिस्ट्री में ना थोड़ी बहुत एनॉमली आती है। एनॉमली क्या होता है कि मतलब एबनॉर्मल जो है ना ट्रेंड्स थोड़े आते हैं। मतलब अगर हम ट्रेंड में जनरली हम लोग ये बात करें कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, लेकिन दरमियान में एक दो हमारे पास एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे गड़बड़ कर देते हैं कि इसकी वजह से हमें उनको भी सेपरेटली देखना पड़ता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें, अब लॉन्ग द ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, अब जब हमने लेफ्ट टू राइट कहा कि जो एटॉमिक रेडिया है वो डिक्रीज़ करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, लेकिन जब हम लोग टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है। अब हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। ये बात आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब इसकी रीज़न्स हैं कुछ, और इसकी रीज़न्स भी सेम ऊपर वाली होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा हम लोगों ने अपना कंसेप्ट भी लेना होता है। सिर्फ ये नहीं कि रटा लगा लेंगे कि इसका रिवर्स ये होता है तो उसका रिवर्स ये होता है, इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर हमारे पास क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इसके बाद तो आपको पता होगी कि इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं भी आपको बताया कि इंक्रीज़ अभी मैंने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ग्रुप 1 में पीरियड 1 में 1 शेल है, तो पीरियड 2 में 2 शेल है, पीरियड 3 में 3 शेल है, देन 4, देन 5, इस तरह है, ठीक है। सो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने की क्या वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़ोर से मतलब इफेक्टिव नहीं लग सकती, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट इनफ, ये आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही। लेट्स सपोज अगर मैं सबसे पहले टॉप की बात करूँ, हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप छोड़ दें, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास उसकी ऐसी कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ नहीं है लाइक ग्रुप 1, लेकिन हम लोगों ने उसको उसके एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रुप 1 में प्लेस किया। देन हमारे पास है लिथियम। लिथियम का देखें तो हाइड्रोजन के निस्बत इसका साइज़ बड़ा है। इसी तरह फिर देन जाएंगे सोडियम। सोडियम का साइज़ देन इससे और बड़ा है। देन पोटेशियम। पोटेशियम का साइज़ और बड़ा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास टॉप टू बॉटम साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। तो इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। अब नेक्स्ट बात ये है कि ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ क्यों कर रही है, इंक्रीज़ उसको भी तो करना चाहिए ना। तो आप लोगों ने अगर ये देखें कि हमारे पास टॉप टू बॉटम आने पे जो शेल नंबर है ना वो इंक्रीज़ करते जाना। लाइक अगर इसके 2 शेल हो गए, इसका 1 शेल था, देन इसका क्या है 3 शेल है, देन इसका क्या है 4 शेल है, ठीक है। अब ये इसका जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में, क्योंकि ग्रुप 1 के तो इसका मतलब है सब में 1 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट शेल में। तो अगर हम देखें कि इस न्यूक्लियस का यहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ख़ास नहीं होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी, देन इसकी इससे कम होगी, देन इसकी इससे कम होगी, देन आप रुबीडियम पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ना, उतना क्या होगा, उतना हमें लेस आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये दोबारा से आपको बता दूँ, लेस आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को उस एटम को आयनाइज करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। आयनाइज करने के लिए मतलब आयंस बनाने के लिए, उसको आयंस बनाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। देन वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वो खुद भी उस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ खुश नहीं है, सो इसीलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए ईजिली तैयार हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है एनॉमलस ट्रेंड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एनॉमली आती है इसमें भी, और इसके बाद हम लोग डू यू नो वाला बॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है।
स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एनॉमलस ट्रेंड इसमें कैसे आता है, ठीक है। लाइक अगर आप लोग अपने बुक पे पेज नंबर 8 पे आप लोग अगर एक टेबल देखें या फिर आप जो टेबल बना हुआ है ना एनॉमलस ट्रेंड के नीचे, तो उसमें आपके पास सोडियम का लिखा है 496 किलो जॉल पर मोल, मैग्नीशियम 738। और हम लोगों ने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है। स्टूडेंट याद रखना है, लेफ्ट टू राइट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, ठीक है, इंक्रीज़ होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो हम लोगों ने कहा है कि सोडियम का 496 है, मैग्नीशियम का 738 है, देन एल्यूमिनियम का कम कैसे हो गया, 578 हो गया स्टूडेंट्स। देन सिलिकॉन का 786 है, देन फॉस्फोरस का ज़्यादा हो गया 1112 हो गया। देखिए तो सल्फर का कितना है 1000 है, देन क्लोरीन का कितना है 1251 है, देन कार्बन का कितना है 1520। अब इसमें एनॉमलस बिहेवियर कहाँ आ रहा है, ठीक है, कौन ये हरकत कर कौन रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का देखें तो 738 है, एल्यूमिनियम को देखें तो 578 है। मतलब एक जो एबनॉर्मल बिहेवियर यहाँ पे शो हो रहा है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के दरमियान में और फॉस्फोरस और सल्फर के दरमियान में। अब इधर हम लोगों को देखना है कि किस किस के दरमियान में आ रहा है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के दरमियान में आ रहा है, ठीक है, और किसके दरमियान में आ रहा है, फॉस्फोरस और सल्फर के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें ऐसा हमें यहाँ पे दिखाई क्यों दे रहा है, आप लोगों ने बुक पे लाइन तो पढ़ी होगी लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट टाइम पढ़ने में किसी को समझ नहीं आता जब तक एक कंसेप्ट आप लोग अच्छा सा ले ना लें, ठीक है। स्टार्ट में मुझे भी ऐसे ही हुआ था। सो इसीलिए आप लोगों ने करना क्या है कि लेक्चर को कंप्लीट देखना है और दरमियान में आप लोगों ने स्किप नहीं करना। पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको बताया था उसमें आप लोग बेशक स्किप कर दें, लेकिन उसमें भी बहुत अहम पॉइंट्स आपको बताए गए थे। सो आयनेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस और हायर, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का क्या है, ज़्यादा है। आपने देखा ना भी टेबल में, ये आपने याद रखनी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस इज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम एंड सल्फर। सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में। सो आप लोगों ने बताना है यहाँ पर कि आप अगर मैग्नीशियम में देखें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। मैं पूरा कंसेप्ट यहाँ पर लिख रही, पूरा इस तरह लिखती रहूँगी तो ये तो वही हो जाएगा कि बुक पे से जो लिखा वही आप बता रही हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब ये क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2। हमारे पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यस पूरे हो गए, हमें ये नहीं चाहिए तो इसको छोड़ें। तो हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोगों ने लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2। कितने हो गए ये इलेक्ट्रॉन्स, 12 पूरे हो गए। देन एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कितना है, एल्यूमिनियम का है 13, 1s2 2s2 2p6। स्टार्ट वाले आप लोगों को ऐसे याद रह जाते हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। सो स्कूल पब्लिक स्कूल ये आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये आपके पास एक याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे ही चाहिए होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो स्टूडेंट अगर आप लोग ट्रेंड में देखें तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मैग्नीशियम का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, वाई। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं कि वाई आयनेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लेसर देन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने कहा है कि जो एस ऑर्बिटल होता है ना, एस ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। जबकि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं ना। और अगर ये पी ऑर्बिटल में अगर हाफ हो, ठीक है, अगर ये हाफ हो, 6 का हाफ कितना होता है, 3 होता है, तो ये स्टेबल होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी, भी बुक पे लिख सकते हैं आप लोग। और इसी तरह अगर एस ऑर्बिटल में 2 हो तो वो स्टेबल है ही, और अगर 1 हो तो वो स्टेबल नहीं है, नॉन स्टेबल। क्लियर हो गया। तो इसका इस बात से क्या ताल्लुक है, अभी इसको चल के देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैग्नीशियम में क्या है, एस के ऑर्बिटल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या मतलब है, ये स्टेबल है ना, स्टेबल है, मतलब मैक्सिमम 2 आ सकते तो आ गया, तो ये भी क्या है, स्टेबल है। तो ये स्टेबल है। स्टेबल वाले में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैग्नीशियम ने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। हम लोगों ने तो बात की है, ऑब्वियस सी बात है कि हमने बात की है काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। बट आप लोग यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम के पास 12 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से वो अगर लास्ट वाला 3s में जाके फिल हो रहा है। 3s में होता भी, s में तो होता भी मैक्सिमम कितने हैं, 2 ही होते हैं। सो अगर उसके पास 3s2 है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अगर आप लोग देखें, Al में देखें तो आपके पास कितने हैं, 3p1 है। 3p1 इज़ नॉट स्टेबल। मैंने कहा 3p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन वो स्टेबल होगा, 3p में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे देन वो स्टेबल होगा, अदरवाइज इन केस ऑफ 3p1 इट विल नॉट स्टेबल। सो इसीलिए हमने बात की कि मैग्नीशियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम।
क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो ये बात है मैक्सिमम जो आपकी बुक में लिखी हुई है। तो मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ कि आपके पास लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंप्लीटली फिल्ड लो एनर्जी 3s ऑर्बिटल। ये हमें बात पता है कि ये जो 3s ऑर्बिटल होता है ना, मतलब s वाले ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है स्टूडेंट, कंप्लीटली फिल्ड है। सो इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मैग्नीशियम के उस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है जो कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फील्ड है, लाइक 3s में फील्ड है। वाइल इन केस ऑफ एल्यूमिनियम के केस में अगर आप लोग देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो इसमें क्या है कि इट इज़ ईजियर टू रिमूव द सेम फ्रॉम पार्शियली फिल्ड हाई एनर्जी 3p ऑर्बिटल। अब इसको पार्शियली फिल्ड नहीं बोल सकते, मतलब इन्होंने कहा है कि पार्शियली फील्ड तो आप लोग इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये हमारे पास पार्शियली फील्ड भी नहीं। पार्शियली फील्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 3p6 का हाफ करेंगे तो 3p3 होगी, पार्शियली फील्ड होगा। अब अगर उन्होंने पार्शियली फील्ड बोला तो आई थिंक सो इस सेंस में बोला होगा कि 3p1 है इसमें तो पार्शियली फील्ड है, अगर 3p3 होगा तो ये हाफ फील्ड होगा। सो इस कंसेप्ट में आप ना पढ़ें, आप लोग कहेंगे सिंपली कि हमारे पास ये क्या है, इसमें 3p1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है क्योंकि p में हम मैक्सिमम 6 आ सकते हैं या फिर 3 आ सकते हैं, तो भी स्टेबल होगा। अदरवाइज अगर 1 होगा तो इट विल नॉट स्टेबल। सो दैट्स वाई द आयनेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसी तरह आप लोगों ने सेम यही जो रीज़न है ना वो आप लोगों ने किसके लिए बतानी है, फॉस्फोरस एंड सल्फ़र के लिए भी बतानी है। सो फॉस्फोरस एंड सल्फ़र के मामले में हमने क्या देखना है कि फॉस्फोरस हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो स्टूडेंट फॉस्फोरस का क्या होता है, 15 होता है एटॉमिक नंबर। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p वट। हम लोग यहाँ पे गिनते हैं कि 6 8 10 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। तो फॉस्फोरस के बाद क्या है, सल्फ़र हमारे पास क्या इसी से आ गए तो उसका 16 होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इसमें 3 है तो इसमें क्या हो गया 4 होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा 3p4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अभी भी मैंने आपको बताया, आप लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग लिख लें, अगर आप नहीं लिखा तो आपको ये दोबारा से क्लियर नहीं होगा, आप दोबारा से भूल जाएंगे। तो जो आप देख रहे हैं कि 3p में कितने हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी बताया कि अगर p में 6 का हाफ यानी 3 होगा तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। सो इस टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ अ मुश्किल काम, ठीक है, मुश्किल काम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है। सो इट विल रिक्वायर मोर आयनाइजेशन एनर्जी एंड इन दिस केस 3p4 विच इज़ नाइदर हाफ ऑफ 6 का हाफ नहीं है ये, ठीक है, और नाइदर ये 3 है, ठीक है, मतलब ये ना 6 है, नाइदर 6 नॉर इट इज़ 3, बल्कि ये क्या है 4 है, एक डिजिट का भी फ़र्क पड़ा है स्टूडेंट्स। इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या है, ये अनस्टेबल है और अनस्टेबल है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ खुश ही नहीं, ये कह रहे हैं जाओ ले जाओ इसको, तो आयनेशन एनर्जी को क्या देंगे, मिनिमम देंगे तो ये अपना दे देगा। वो कहेगा कुछ ना देने से बेहतर है कि मुझे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दी जाए, आयनाइजेशन एनर्जी, ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी के एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें भी सेम वही कंसेप्ट लेना है जो कि मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको आप लोगों ने अपने पास लिख लेना, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने समझना है कि मैंने यहाँ पे क्या बताया आप लोगों को। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले आप लोगों ने बात याद रखना है कि एफिनिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन, यानी हम लोग जब इलेक्ट्रॉन की तरफ यानी खिंचना, खिंचाव या फिर अट्रैक्शन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। तो मतलब एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कब रिलीज होती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू ए गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, यानी ऐसी एनर्जी। अब आयनेशन एनर्जी क्या थी, आयनेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी थी जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगाई थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसी एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए लगाई जाती है। इलेक्ट्रॉन एडिंग एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ऐसी एनर्जी जो कि हम लोग यूज़ करें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ, सिंपली आप लोगों ने उसी तरह लिखना है डेफिनेशन सेम वही, 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहाँ पे आप लोग टू फॉर्म 1 मोल ऑफ यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन नहीं बोलेंगे, आप लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे,
टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ठीक है, टू फॉर्म, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव आयन, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बन जाता है, वो जो स्पीशी होगा वो क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बियरर बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे टू फॉर्म नेगेटिव हम यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, ठीक है। जब कोई चार्ज हमारे पास, लेट्स सपोज कोई हमारे पास एटम है, ठीक है, Cl है, Cl के ऊपर उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसने कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ करेगा, रिक्वायर्ड भी होता है और कभी कभार रिलीज़ भी होता है, ठीक है। ज़्यादातर रिलीज़ होता है और कभी कभार क्या होता है, रिक्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे बात याद रखेंगे, रिलीज़ इन फर्स्ट आयनेशन, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है, एनर्जी उसमें रिलीज़ होती है, लेकिन जब सेकंड होता है उसमें क्या होता है, रिक्वायर होती है। अभी मैं बात क्या कर रही हूँ ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, सो आप लोग अभी ये सुनते जाए मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको उसको आगे एक्सप्लेन करूँगी। और Cl मैंने आपको क्या बताया कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसने क्या अपने आप को क्या बना लिया, इसने नेगेटिव आयन बना लिया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन का अगर आप लोगों को ये अमाउंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग याद करने में इतने माहिर हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इसने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इसने फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन लिए ना, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन लिए तो उसने एनर्जी रिलीज़ की है, और जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो क्या होता है, माइनस के फॉर्म में होता है 328 किलो जाउल पर मोल लिए, ठीक है। मतलब इसने नेगेटिव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ की है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर ज़्यादातर हमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फर्स्ट हमेशा हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज या फिर रिक्वायर्ड इन सम केसेस टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। तो हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे देखें तो आपके पास एक ऑक्सीजन गिवन है, ऑक्सीजन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर क्या आया, O- आया, और उसने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज़ की, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, -141 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। यहाँ पास कितने एनर्जी रिलीज़ किया, किलो जाउल पर मोल 141 के मिकदार में। लेकिन आप नेक्स्ट एनर्जी देखेंगे, अब इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चाहिए तो अपने ऑक्टेट इसने कंप्लीट करना है, सो हम लोग क्या इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देंगे तो यहाँ पास क्या बना लेगा, O- ऑलरेडी था, -2 बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसने एनर्जी कितनी रिलीज़ की, इसने यहाँ पे क्या किया, एनर्जी जो रिलीज़ की है वो पॉजिटिव की फॉर्म में। अब इसको एनर्जी रिलीज़ नहीं किया, सॉरी, हमारे पास इसमें क्या एनर्जी रिक्वायर्ड थी और इसमें क्या किया, इसने एनर्जी रिलीज़ की। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि हमेशा फर्स्ट केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, अदरवाइज नेक्स्ट केस हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब इसमें हम लोगों ने एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों बोला है, ये ऐसी नौबत क्यों आई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि हमारे पास ये एनर्जी क्या है, पॉजिटिव की फॉर्म में, मतलब इसको एनर्जी हमने खुद दी है, ठीक है। एनर्जी हमने खुद दी है, एनर्जी जब भी खुद दें तो हमेशा पॉजिटिव आता है और जब भी रिलीज़ करें तो नेगेटिव आता है। सो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम लोगों ने इसको एनर्जी दी क्यों है, अदरवाइज़ तो ये रिलीज़ कर रहा था ना, फ्लोरीन में भी रिलीज़ किया इसने, तो ऑक्सीजन में ऐसी क्या खास बात थी कि उसको हम लोगों ने एनर्जी दी है। सो स्टूडेंट ये बात हमेशा याद रखनी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी एटम इज शोन विथ पॉजिटिव साइन। स्टिकी नोट्स पे लिख के आप अपनी बुक पे लगा सकते हैं, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है किसी भी एटम का, वो हमेशा किसी शो होता है, पॉजिटिव साइन से शो होता है। अभी पॉजिटिव साइन, ये क्या अजीब बात कर दी है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि पॉजिटिव साइन से शो क्यों होता है। अब अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन ने जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिया तो हमारे पास O- बन गया, ठीक है, और इसने कोई ना कोई एनर्जी रिलीज़ की, और वो किस फॉर्म में की, पॉजिटिव के फॉर्म में किया। मैं इसके यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख रही, ठीक है, वैल्यू को आप छोड़ दें, आप अपनी कंसेप्ट लेना है। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी क्यों नेगेटिव के फॉर्म में आएगी। फर्स्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव की फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट में से नेगेटिव की फॉर्म में किया, देन इसको अपने O- को अगेन एक इलेक्ट्रॉन दिया, देन इसने O-2 बना लिया, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव और कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इसकी सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों पॉजिटिव होगी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो उसने खुशी खुशी ले लिया, ठीक है। मतलब ये कि उसको किसी ने रिपेल नहीं किया, रिपेल करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जो उसमें ऑक्सीजन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उन्होंने इसको धकेला नहीं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन में आपस में भी रिपल्जन होती है ना, कि इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं, सो दे विल रिपेल ईच अदर। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो बाज रहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है बस एक इलेक्ट्रॉन आगे तो खैर है, कुछ नहीं होता। एटम में जो ऑलरेडी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि जो ऐड किया है
जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है उसमें वो लोग कहते हैं कि खैर है, अगर ऐड हो गया तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये रिपल्जन होती है, इस रिपल्जन के ख़िलाफ़, इस रिपल्जन के अगेंस्ट काम करने के लिए, अब ये इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं कि इसको फोर्सफुली डाला जाए। अगेंस्ट काम करने के लिए इसको क्या चाहिए, अगेंस्ट वर्क करने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है। मतलब हम कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे तो ये जाके इस एटम के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। सो उसको ऐड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो दूसरों से डर के वापस निकल आएगा। सो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने ये बताया कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों नेगेटिव होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड करते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख रही हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं। सो उस रिपल्जन को कम करने के लिए, रिपल्जन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हैं। और एनर्जी हम लोग जो देते हैं उसको हम लोग किस फॉर्म में शो करते हैं, पॉजिटिव की फॉर्म में शो करते हैं, ताकि वो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो जाकर क्या हो जाए, उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। सो ये था हमारा आज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टॉपिक, और इसके बारे में भी ट्रेंड्स हैं, इसके बारे में ट्रेंड्स देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी यहाँ पे करना है। देन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सो ट्रेंड्स हमारे पास इसके भी कुछ हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी क्रॉस द पीरियड। ये भी सेम किसके बिहेवियर शो करेगा, लाइक डेट ऑफ आयनेशन एनर्जी की तरह ये भी क्या करेगा, लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट ये भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। मैं इस तरह एरो शो करी, इसका मतलब है कि इंक्रीज़ होता है। देन हमारे पास क्या है कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। सो इसके लिए भी आप सेम वही बातें याद रख सकते हैं कि जो मैंने आपको आयनेशन एनर्जी के बारे में बताया कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ क्यों होता है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद लेफ़्ट टू राइट बढ़ती जाती है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाए तो हमारे पास शेल नंबर बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बढ़ते। और लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ करता जाता है। सो इसीलिए हमारे पास लेफ़्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाती है, ताकि इलेक्ट्रॉन मतलब आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसी एनर्जी होती है ना कि जो हम लोग किसी भी एटम को दें तो वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फिट कर ले। सो हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, सपोज़ करें कि लेफ़्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट में जो हमारे पास कोई भी पीरियड में एलिमेंट है लाइक सोडियम, उसमें हमारे पास शेल में इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज़्यादा है। सो वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कम एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। देन हम लोग आगे जाते जाएँ, हम लोग कहाँ पहुँच जाएँ, नियॉन पे, ठीक है। नियॉन वैसे नहीं है, आर्गोन है। आर्गोन पे हम लोग पहुंच जाएं तो हमारे पास क्या होता है कि साइज़ क्या हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है, बिल्कुल छोटा। लाइक ये हमारे पास सोडियम था और इसका आर्गोन का साइज़ ये था, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के आपस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट फोर्सफुली इसने न्यूक्लियस ने खींचा हुआ है, और इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जो कि ऑलरेडी फील्ड है। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो है हेलोजन, जो लास्ट ग्रुप 8 ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फील्ड है, लेकिन हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। तो हम लोग पिछले ग्रुप की बात करते हैं, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आने की एबिलिटी है, लेकिन वो क्या करेगा, वो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है, बट उसमें जो मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है ना, यानी ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे और उसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे फोर्सफुली। सो इसीलिए उस रिपल्जन को कम करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद टॉप टू बॉटम है डिक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करने के क्या मतलब है कि साइज़ इंक्रीज़ करे तो शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि शेल बहुत से शेल खाली पड़े हुए हैं, और उन खाली शेल में इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ईजिली आ सकता है, और लेफ्ट टॉप टू बॉटम हमारे क्या करता है, डिक्रीज़ कर रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ईजिली हम लोग डाल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ईजिली डाल सकते हैं तो उसका क्या मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब वो इलेक्ट्रॉन इजीली ले रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हमें एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सूरत में कैसे निकलेगी, कम निकलेगी, और वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फिट कर लेंगे। सो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट है एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। एनॉमलस बिहेवियर
एनॉमलस बिहेवियर में हम लोग देखें कि हमारे पास क्या है, एनॉमलस ट्रेंड हमारे पास कुछ इसमें भी कोई एनॉमली आ गई है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास हेलोजेंस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती हैं, हाई होती हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज़ करता है फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। क्लोरीन जो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि हेलोजेंस की बात करें, हेलोजन हमारे पास कौन से ग्रुप पे मुश्तमिल है, ग्रुप 7A पे, और जो ग्रुप 8A पे उसको बोलते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट्स। और फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है, देन आखिरी वाला छोड़े उसको रहने, हेलोजेंस यही वाले हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, देन बड़ा, देन उससे बड़ा। अब मैंने ये एज्यूम करके बनाया, सपोज करके बनाया, अब ज़रूरी नहीं कि मैंने जितना बनाया उतना ही होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि हमारे पास जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन उसका साइज़ छोटा होता है। साइज़ छोटा होने का क्या मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स फोर्सफुली क्या हो रही है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। लेकिन क्लोरीन में क्या है, देन साइज़ उससे बड़ा है, देन ब्रोमीन में क्या है, उससे बड़ा है, देन आयोडीन में क्या है, सबसे बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हम लोगों ने बात की है कि टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज़ हो रही है। तो टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। तो उस लिहाज से फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या एक एनॉमलस ट्रेंड आ रहा है कि फ्लोरीन का कम है। अब ये कम क्यों है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन की क्या है, ज़्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि फ्लोरीन की क्या है, कम है। अब ये कम क्यों है, अब इसको रीज़न जानते हैं कि रीज़न हमारे पास किस चीज़ की रीज़न कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम क्यों है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम क्यों है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास फ्लोरीन की इसलिए कम है कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की क्या मतलब है कि उसके पास शेल नंबर कितने हैं, शेल नंबर उसके पास हैं 2, ठीक है। हमारे पास क्या है, उसके शेल नंबर कम ही है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन से एक उसका कम है शेल नंबर। सो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्लोरीन, और इसका शेल हम लोग कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। मैं इस तरह कुछ बना देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन का कैसे पता चला मुझे, क्योंकि 7 ग्रुप में है तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट होंगे। सो उसके बाद हम लोग देखें कि इसका जो साइज़ छोटा है, तो उसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आगे न्यूक्लियस की तरफ ऑलरेडी क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। सो इसका साइज़ क्या हो रहा है, छोटा तो जा रहा है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में क्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है, ठीक है। मतलब है कि आपस में ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करें, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन करें, मतलब रिपेल करें एक दूसरे को। और इस तरह जो है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी जो मौजूद है वो भी लड़ रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग और इलेक्ट्रॉन डालें तो ये बात मुमकिन ही नहीं है। सो इसीलिए हमारे पास क्लोरीन का क्या होता है, साइज़ उसका बेशक बड़ा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू भी क्लोरीन की बड़ी होगी और फ्लोरीन की कम होगी। फ्लोरीन की कम इसलिए होगी क्योंकि उसका छोटा साइज़ है, और दूसरी बात क्या है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है, जो कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं ना उसके दरमियान में और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के उसके दरमियान में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगी, और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फॉर फ्लोरीन इज़ लेसर एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एंड लास्ट विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इजी वर्ड्स मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगी इससे आगे नेक्स्ट। हमारे पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, या फिर दो जो भी एटम बॉन्डेड होंगे, मतलब बॉन्ड्स उन्होंने बनाया होगा कोई भी 2 एलिमेंट्स ने या फिर एटम्स ने, तो उनके दरमियान में जो टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी जो कि किस चीज़ की टेंडेंसी है, टू अट्रैक्ट खींचने की, शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे बोलते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, मतलब इजी वर्ड्स में। अब इसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, यूनिट इसका कोई नहीं होता, ठीक है।
और इसको हम स्केल से एक स्केल से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिंग स्केल बोलते हैं, आई थिंक सो। तो उसको पॉलिंग स्केल बोलते हैं। और फ्लोरीन इसमें क्या होता है, अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बात की थी कि फ्लोरीन का कम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है। फ्लोरीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज़ हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होती है, मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है। देन हम लोगों ने बात करनी है कि और उसकी वैल्यू क्या होगी, कि उसको हम लोगों ने असाइन किया 4.0 असाइन की हुई है, और ये मैक्सिमम है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि टॉप टू बॉटम, इसी तरह हम लोग बात करेंगे कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ट्रेंड हम लोग सेम वही बात करेंगे, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव सबके ट्रेंड क्या सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इसके रीज़न्स हैं, और ये रीज़न्स हमें क्या बताता है कि हम लोग अगर रीज़न में जाएं तो हमें ये पता चलता है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज़, इसके बायस क्या होता है, अब हमने बोला कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़े तो उसका क्या मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, सबकी कम होती जाएगी। साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। और इस तरह हम लोग बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कह सकते हैं वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया कि अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना एटम का साइज़ छोटा होगा उतने जल्दी से या उतनी आसानी से वो क्या कर लेते हैं, किसी दूसरे एटम में से इलेक्ट्रॉन को ईजिली खींच सकता है, ठीक है। मतलब अब वो खुद इतना मोटा भी ना हो, इतना पतला भी ना हो, और अगर ज़्यादा मोटा हुआ तो वो मतलब लेट्स सपोज हम लोग किसी बंदे के लिए लेते हैं कि वो ज़्यादा मोटा हुआ तो वो हिल भी ना सके और वो किसी से अपना हिस्सा ले भी ना सके, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बहुत ही मतलब इतना भी, यानी जो सबसे छोटा होगा वो क्या करेगा, फुदकता रहेगा और वो क्या करेगा, सबसे जाके हिस्सा छीन लेगा। सो लाइक इसी तरह के इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज़ की वजह से क्या होता है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इसी तरह हम लोग लेफ़्ट टू राइट की बात करें, लेफ़्ट टू राइट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है। इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं जो कि आप लोग सेम, मतलब आप लोगों ने सिर्फ ट्रेंड याद करना हो तो रीज़न्स आप लोगों से नहीं पूछते पेपर में, और जो एनॉमली होती है वो आपसे पूछा जाता है। अदरवाइज़ इसके बारे में आप लोग 9-10 में पढ़ के आ चुके होते हैं, सो इसीलिए आपसे ये दोबारा से अगेन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ऑन योर बोर्ड पेपर, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, और इसकी वजह क्या है कि जो स्मॉलर एटम्स हैं, अब स्मॉलर एटम से क्या मुराद है कि लेफ़्ट टू राइट हमने बात की थी कि लेफ़्ट टू राइट साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, साइज़ कम होता जाता है। साइज़ कम होने के बायस क्या होता है, जितना एटम छोटा होगा तो वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा या फिर ज़्यादा जल्दी करेगा। तो वो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो स्मॉलर एटम्स के पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी, यानी इसका क्या मतलब है कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। स्मॉलर एटम्स हैव हाई एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये बात थी कि आज के हमारे इस पूरे लेक्चर का, तो अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक छोटे से पॉइंट की। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दे रही जो आप लोग अपने बुक पे लिख सकते हैं और आपके आगे भी काम आ सकता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से ग्रेटर होगी, किसी भी एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से ग्रेटर होगी तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में क्या होती है, एक एक्सेप्शंस आ जाती है, ठीक है, एक्सेप्शंस या एनॉमलीज। तो एक्सेप्ट किस में, एक्सेप्ट HF,
HF के अलावा बाकी सब में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि HF में क्या है कि बेशक उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से ग्रेटर है, लेकिन उसमें हम लोग कहेंगे कि उसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, ठीक है। और उसके बाद या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। उसके बाद हम लोग बात करें कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से लेसर है, ठीक है, 1.7 से लेसर है, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इसमें कोई एक्सेप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये था आपके पास एक लास्ट में एक अहम पॉइंट, जो कि था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर 1.7 से ग्रेटर हुई तो आयनिक बॉन्ड होगी, सिवाय HF के। बेशक HF के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से ग्रेटर है, लेकिन उसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है। और इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अगर 1.7 से लेसर हुई तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, जो कि बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों ने, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपके पास कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें और वीडियो को लाइक करते जाया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आपको फटाफट नोटिफाई हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।